प्यारे बच्चों और मित्रों, नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और वीडियो लेक्चर बनाने का थोड़ा सा जो तरीका है वो हम इस लेक्चर में बदल रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि क्या ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है बनिस्बत इसके कि हम एक बड़ी सी स्क्रीन पे जाके पढ़ाएं। थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता था कि स्क्रीन पे खड़े खड़े थक जाते हैं, दैट्स वाई कोशिश करते हैं आज एक और नया एक्सपेरिमेंट करने की। तो बेसिकली जिस तरह से हम लोगों ने पिछली क्लास में एनालिटिक फंक्शन को शुरू किया था, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को शुरू करा था, उसी क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम लोग कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन और सीआर इक्वेशन के विषय में पढ़ चुके हैं। साथ में लिमिट और कंटिन्यूटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। आज की क्लास में विद्यार्थियों हम लोग आगे बढ़ेंगे और एनालिटिक फंक्शन क्या होता है इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें फिर से रिवाइज करवाना चाहता हूं। जैसे कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है बेसिकली बच्चों, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन वो fz इज इक्वल्स टू u प्लस iv टाइप का होता है विद्यार्थियों, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है ना। एंड इसमें जो u होता है विद्यार्थियों, u बेसिकली एक फंक्शन होता है xy का, और जो v होता है विद्यार्थियों, v भी एक फंक्शन होता है xy का। तो दोनों ही बेसिकली x और y के क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। नाउ एनालिटिक फंक्शन होता क्या है ना। हम लोगों ने ये भी समझ लिया है कि यदि हम लोग fz करना चाहते हैं, fz डैश यानी डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू del u बाय del x प्लस आयोटा del v बाय del x। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ fz विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। ये उसका डेरिवेटिव है। और अगर आप यहाँ पर v की जगह पर u को लेकर आना चाहते हैं या फिर कंप्लीटली u में बदलना चाहते हैं, तो del u बाय del x को आप चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CR इक्वेशन। तो ये बन जाएगा del u बाय del x प्लस आयोटा, यहाँ पर फिर नेगेटिव साइन के साथ में क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, इट्स अ del u बाय del y, ठीक है ना। सो इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीटली u में चेंज कर सकते हैं, चाहे तो कंप्लीटली v में भी चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CR इक्वेशन। तो वास्तव में कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एनालिटिक कब होता है, हम लोग इसको अब डिस्कस करने वाले हैं विद्यार्थियों। तो चलिए आइए इसकी डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। तो यदि आप इसकी डेफिनेशन को यहाँ पर पढ़ने के लिए जाएं और समझें, बेसिकली ये मैंने 2 से 3 किताबों को मिक्स करके कुछ नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, और उन्हीं नोट्स को मैं यहाँ पर डिस्कशन में लूँगा। इसमें कुछ बीएससी की बुक्स को भी यूज़ करा है, कुछ इंजीनियरिंग की बुक्स को भी यूज़ करा है, और कंप्लीटली जो आपके लिए बेस्ट हो सकता था वो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गया हूँ विद्यार्थियों। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। तो यहाँ पर डेफिनेशन है, a function fz which is a single valued and possesses a unique derivative with respect to z at all points of a region R is called analytic function of z in the region, ठीक है। यानी कि कोई पर्टिकुलर रीजन है आपके पास में, मान लीजिए कि ये कोई प्लेन है, और इस प्लेन के हर एक पॉइंट पर अगर आपको जो fz है वो यूनिक डेरिवेटिव रखता है और वो सिंगल वैल्यूड है, आई रिपीट fz सिंगल वैल्यूड है और यूनिक डेरिवेटिव रखता है हर पॉइंट पे इस प्लेन के, है ना, इस पर्टिकुलर रीजन, ये R है आपका, तो हम ये कहेंगे कि जो fz है वो इस R के ऊपर क्या है, एनालिटिक है। इट मींस दैट कि एनालिटिसिटी जो है, किसी भी फंक्शन का जो एनालिटिक होना है वो केवल उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी का घोतक है या डिफरेंशिएबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। और कौन से फंक्शन की, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को, ये ध्यान में रखना है। कल को अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि यार एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, तो you must say that कि a function which is differentiable and possess a unique derivative is called the what? Is called the analytic function। आप ये कहोगे। और analytic function की जो बात होती है वो रियल फंक्शन के लिए नहीं होती है, वो बात होती है किसके लिए, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के लिए। आई रिपीट, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के लिए, ठीक है। तो ये तो डिस्कशन हो गया किसके लिए विद्यार्थियों, ये डिस्कशन हो गया हमारा एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन के लिए। अब आइए जरा कुछ और की पॉइंट्स हैं जो इनको हम लोग यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं पे किसी कंपटीशन एग्जाम में
की पॉइंट्स बन सकते हैं। तो जो कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। साथ ही एन एनालिटिक फंक्शन इज कॉल्ड रेगुलर फंक्शन और अ होलोमॉर्फिक फंक्शन, यानी कि किसी भी एनालिटिक फंक्शन को रेगुलर फंक्शन या होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं। कई बार पेपर में एनालिटिक फंक्शन की जगह वो रेगुलर फंक्शन या होलोमॉर्फिक फंक्शन भी यूज कर लेता है। तो उस केस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये समझ लेना है कि वास्तव में वो और किसी की नहीं, एनालिटिक फंक्शन की बात ही कर रहा है। क्लियर? कुछ की पॉइंट्स। अ फंक्शन which is analytic everywhere in the complex plane is also known as entire function। अगर कोई एनालिटिक फंक्शन, अगर कोई जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है वो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एनालिटिक है तो उसको एंटायर फंक्शन कहते हैं। ये एंटायर फंक्शन आपको आगे बहुत काम आने वाला है, इसलिए दिमाग में रखिएगा इसको, ठीक है ना। एंड एज डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट, अ पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री इज एन एंटायर फंक्शन। ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है ना वो हमेशा एंटायर फंक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा कि ये चीजें आपको आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन किसी कंपटीशन एग्जाम में आप जब बैठेंगे, चाहे गेट का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, या फिर किसी और नेशनल लेवल के एग्जाम में आप बैठेंगे, चाहे यूपीएससी क्यों ना हो, तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपसे पूछे जा सकते हैं विद्यार्थियों, ठीक है ना। A point at which an analytic function ceases to possesses a derivative is called singular function। It means that कि अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है, यानी कि नहीं बन रहा है, उसके डिफरेंट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, सीजेस ना, यस। तो उस पॉइंट को हम लोग सिंगुलर पॉइंट कहते हैं, किसके लिए? एफजेड के लिए। आई रिपीट, सिंगुलर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है, ठीक है ना, दैट्स द पॉइंट। नाउ दस इफ यू एंड वी आर रियल सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट del u by del x, del u by del y, del v by del x, del v by del y are in Cauchy-Riemann continuous throughout a region, and then the Cauchy-Riemann equations are both necessary and sufficient condition for the function fz to be analytic in R, ठीक है ना। मतलब कि अगर कोई फंक्शन fz जो है वो एनालिटिक है तो उसके लिए ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि वो CR इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो ये एक लिंक बैठेगी आपके लिए आगे चल के, जब भी आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करोगे जिसमें आपको फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ करना हो, तो आपका सबसे पहला काम होगा कि आप चेक करो कि वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कोई भी फंक्शन CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो एनालिटिक फंक्शन बनने की ओर अग्रसर है, या 99.99% एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है ना। कुछ केसेस ऐसे मिलेंगे बच्चों आगे चल के जिसमें हम लोगों को कोई फंक्शन जो है वो CR इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आई रिपीट, डिफरेंशिएबल नहीं होगा किसी खास पॉइंट पे। तो बेसिकली आगे चल के हम लोग दो तरीके से एनालिटिसिटी चेक करेंगे, एक तो किसी रीजन में चेक करेंगे या फिर किसी पॉइंट पर चेक करेंगे। तो अक्सर क्या कहते हैं, पॉइंट पर ये कंडीशन बनेगी कि फंक्शन जो है वो कॉची-रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कुछ पॉइंट्स पर, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि एनालिटिक नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है विद्यार्थियों। नाउ द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन आर कॉल्ड कॉन्जुगेट फंक्शन। ये चीज एक ध्यान रखिएगा कि कॉन्जुगेट फंक्शन क्या होते हैं। बेसिकली किसी भी एनालिटिक फंक्शन के जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है ना, उसी को ही कॉन्जुगेट फंक्शन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, u और v को कॉन्जुगेट फंक्शन तभी कहेंगे जब उनसे मिलकर बनने वाला जो fz है ना वो एनालिटिक हो जाए। आई रिपीट, एनालिटिक हो जाए, अदरवाइज नहीं होगा वो। क्लियर है? द रिलेशन बिटवीन टू कॉन्जुगेट फंक्शन इज गिवन बाय CR इक्वेशन। और जो भी एनालिटिक फंक्शन होता है उनके बीच में जो कॉन्जुगेट फंक्शन बनते हैं u और v, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो CR इक्वेशन से सेट आपको दी जाती है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई बच्चों एनालिटिक फंक्शन की, और कुछ की पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस की, खासकर एंटायर फंक्शन, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, इसके अलावा क्या कहते हैं किसी भी एनालिटिक फंक्शन के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है,
ये हम क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं आगे चल के। एंड देन इसके बाद में कॉन्जुगेट फंक्शन क्या होते हैं किसी भी एनालिटिक फंक्शन के लिए, ठीक। अब आते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर। एंड देन द नेक्स्ट डेफिनेशन इज हार्मोनिक फंक्शन। सो व्हाट इज हार्मोनिक फंक्शन विद्यार्थियों? सो द हार्मोनिक फंक्शन इज व्हाट, अगर आप सिंपल सी भाषा में कहें तो मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। एंड व्हाट इज द लाप्लास इक्वेशन? द लाप्लास इक्वेशन इज दैट, लाप्लास इक्वेशन इज del 2 by del x स्क्वायर प्लस del 2 by del y स्क्वायर। तो अगर कोई भी इज इक्वल टू 0, अगर कोई भी फंक्शन जो है वो इस लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना, यहाँ पर आप f को कह दीजिए, f को कह दीजिए, तो हम ये कहेंगे कि जो f है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो ऐसे ही क्या कहते हैं, कोई एनालिटिक फंक्शन जो है अगर उसको उसके जो u और v पार्ट हैं, वैसे तो कहना नहीं मतलब मैं अलग तरीके से इसको कहने जा रहा था, बट द थिंग इज दैट कि किसी भी एनालिटिक फंक्शन में जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होते हैं दोनों ही क्या होते हैं बच्चों, हार्मोनिक होते हैं। आई रिपीट, रियल पार्ट u और इमेजिनरी पार्ट v ये हमेशा क्या होते हैं विद्यार्थियों, एनालिटिक होते हैं, ठीक है ना, सॉरी एनालिटिक नहीं, हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। सो द हार्मोनिक फंक्शन इज दैट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और किसी एनालिटिक फंक्शन में जो रियल पार्ट होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो दोनों ही क्या होते हैं, हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। तो अगर हमें किसी भी फंक्शन को हार्मोनिक प्रूफ करना होगा, चाहे u को चाहे v को, तो हम लोग बस कुछ नहीं, उसे x और y के रिस्पेक्ट में सेकेंड टाइम या 2 टाइम्स पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे तो हम लोग उसे हार्मोनिक प्रूफ कर पाएंगे विद्यार्थियों, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, हार्मोनिक फंक्शन का ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं आपको कोई फंक्शन दे दूं u और मैं कहता हूं कि भाई चलो जयपाल इसको हार्मोनिक प्रूफ करो, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसे x और y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करके ऐड कर देना और इक्वल टू 0 ले आना है। तो जैसे 0 लेकर आ जाएंगे ना, वो क्या हो जाएगा, हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। नाउ अब थोड़ा सा और आगे आते हैं। नाउ द थिंग इज दैट अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। हम लोग यहाँ पे 2 तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, 2 टाइप्स। कैसे करेंगे, 2 टाइप्स क्वेश्चन। पहला, हम लोग सिंपल एक fz दिया जाएगा और उसमें u और v होगा, ठीक है ना, u और v होगा, और उस एक fz फंक्शन दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसकी एनालिटिसिटी को चेक करो। बस केवल इतना कहा जाएगा, कोई पॉइंट नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग बेसिकली u और v को उसमें फाइंड करेंगे और u और v को CR इक्वेशन सेटिस्फाई करवा देंगे और कह देंगे कि भैया ये एनालिटिक फंक्शन है। क्योंकि अभी ऊपर हम पढ़ के आए कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन जो है वो CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो एनालिटिक होता है। तो हम लोग केवल u और v से क्या करवा देंगे, CR इक्वेशंस। कौन सी होती है CR इक्वेशन? The CR equation is del u by del x is equals to del v by del y, और del u by del y is equals to minus del v by del x। तो बेसिकली हम लोग ये जो CR इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करवा देंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, कंप्लीट हो जाएगा। आसानी से हम लोग दिखा देंगे कि भाई ये CR इक्वेशंस हैं और फंक्शन एनालिटिक है। दूसरे टाइप के जो प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं वो ये मिलने वाले हैं कि हमें fz जो है, fz की एनालिटिसिटी चेक करने को कहेगा वो एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर कोई पॉइंट अपने को दे देगा और बोलेगा इसके ऊपर चेक करो कि एनालिटिक है कि नहीं। तो उस केस में हमें 2 काम करने पड़ेंगे। एक काम करना पड़ेगा कि हमें CR इक्वेशन भी चेक करनी पड़ेगी और फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उस पॉइंट पर CR इक्वेशन उस पॉइंट पे और डिफरेंशिएबिलिटी भी हमें चेक करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमें 2 टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, एक जिनमें केवल फंक्शन होगा और एनालिटिसिटी चेक करनी है, और दूसरा जिसमें फंक्शन की एनालिटिसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें चेक करनी होगी। और पेपर में भी आपको अगर कोई फंक्शन आएगा तो इसी टाइप का आएगा, तो वहां पर भी ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा विद्यार्थियों कि हमें पूछा क्या है उसने, केवल एनालिटिसिटी चेक करने को कहा है, कह दिया है क्या, या फिर किसी पॉइंट पर एनालिटिसिटी चेक करने को कहा है। तो किसी पॉइंट पर अगर एनालिटिसिटी चेक करने को कहा है तो उसका तरीका अलग होगा, और किसी
किसी फंक्शन का ही केवल एनालिटिसिटी चेक करने को कहा है तो उसका तरीका अलग होगा। अब आइए जरा कुछ प्रश्न लेते हैं तो इससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। ये आपके सामने एक प्रश्न है, बड़ा ही प्यारा और मजेदार सा प्रश्न है और ज्यादा दम भी नहीं दिख रही है मेरे को इस प्रश्न में विद्यार्थियों। द क्वेश्चन इज डिटरमाइन वेदर 1/z इज एनालिटिक और नॉट। अब आपके सामने ये एक फंक्शन है 1/z। अब इसका करोगे क्या? तो भाई सबसे पहले तो इसमें u और v फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम fz इज इक्वल्स टू, हम लोगों को क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग fz बराबर क्या मान लेंगे 1/z। अब fz बराबर u प्लस iv होता है, मतलब 1/z इज इक्वल्स टू u प्लस iv। तो इसका मतलब u प्लस iv इज इक्वल्स टू 1/z की जगह पर हम लोगों ने लिख दिया x प्लस iy और इसमें फिर क्या कहते हैं रेशनलाइजेशन कर दिया है हमने। तो बेसिकली डिनोमिनेटर का वो करा है, मतलब एक तरह से रेशनलाइजेशन, बिकॉज हम उसमें उसे एक इंटीजर में कन्वर्ट करने, सॉरी एक रियल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन वर्ड ठीक नहीं है वैसे यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर केवल कुछ नहीं उसके कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने x प्लस आई वाई में क्या कर दिया है 1/x प्लस आई वाई में ऊपर नीचे x माइनस आई वाई का मल्टीप्लाई कर दिया है ना, ताकि नीचे से आयोटा हट जाए। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो नीचे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से, ऊपर x माइनस आई वाई आ जाएगा। अब अगर आप चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप इस तरह से लिख सकते हो विद्यार्थियों। तो अब अगर आप कंपेयर करोगे दोनों और, तो ये u प्लस आई वी है। तो अगर दोनों और कंपेयर करोगे विद्यार्थियों तो बेसिकली आप देखोगे कि u बराबर कितना है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, v बराबर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो u और v आपको अलग अलग दिख गए। अब आप u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, तो आपके पास में जब u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंपल डिवाइड वाला डिफरेंशियल रूल लगेगा। और जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो न्यूमरेटर कांस्टेंट रहेगा, केवल डिनोमिनेटर का होगा। तो इसका आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस 2xy, ठीक है ना। ये आपके पास में del u बाय del y, तो del u बाय del y आ गया del u बाय del x। इसी तरह से आप del v बाय del x निकालोगे, मतलब v को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपके पास 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। और del v बाय del y करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अब हो सकता है आप में से ज्यादा नहीं, कुछ एक दो बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये समझ में नहीं आया होगा। तो उन बच्चों को मेरी प्यारी एक सलाह है कि आप लोग 12th में जाकर 12th की चैप्टर्स में जाकर डिफरेंशिएशन को अच्छे से पढ़ें। मैं यहाँ पर आपको ये बता सकता था लेकिन जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो आपको वीडियो देख के तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ समझ में आ गया, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे कि ये आया कैसे, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। और खुद के साथ प्रैक्टिस के साथ साथ आपके अंदर एक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए कि ये चीज मुझे सीखना है। दैट्स वाई कह रहा हूँ कि 12th की बुक में जाके देखना, ठीक है। तो 12th की बुक में भी जाके देख सकते हो, और अगर मेरे इस वीडियो लेक्चर को एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो फ्री स्कूल कोर्सेज में 12th का पूरा सिलेबस है, वहां जाके डिफरेंशिएशन पढ़ लो, ठीक है ना। और अगर क्या कहते हैं तुम लोगों को YouTube पे देख रहे हो इस वीडियो लेक्चर को, तो मेरा जो जयपाल विश्वकर्मा YouTube चैनल है उसके ऊपर पूरा का पूरा आपको 11th 12th का मैथमेटिक्स मिल जाएगा, वहां से भी आप कवर कर सकते हो। देखो जो चीज छूट चुकी है, जो गलती हो चुकी है कि हाँ ठीक है मैं नहीं पढ़ पाया, नहीं सीख पाया, तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है, उसको आप रिमूव कर सकते हो, उसको आप भर सकते हो, भरपाई कर सकते हो। अभी आपके पास समय है, ठीक है ना। आप थोड़ी ज्यादा मेहनत करके पुरानी जो चीजें हैं वो उसको कवर अप कर सकते हो। ये चीज मैंने भी करी, ऐसी बात नहीं है, हमसे गलतियां हो जाती हैं भाई। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनकी पृष्ठभूमि बहुत ही साधारण होगी, माता पिता बहुत मुश्किलों से आपको पढ़ा रहे होंगे, आप भी हो सकता है कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करते हो, तो ऐसी स्थिति में अक्सर ये चीज हो जाती है। लेकिन अब अगर हमें लग रहा है कि नहीं यार वो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें उसे सीखना चाहिए, तो फिर हमें उसे सीख लेना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ अब अगर आप ध्यान से देखें तो
यहां पर आप अगर देखें तो डेल यू बाय डेल एक्स जो है ये वाली चीज बराबर है किसके, डेल वी बाय डेल वाई के, ये आ गई। दूसरा डेल यू बाय डेल वाई जो है वो बराबर है माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स के, ये चीज आ गई। तो ये तो हो गई बच्चों CR इक्वेशन सेटिस्फाई। Thus the CR equation satisfy also partial derivative are continuous except 0 0, therefore 1 upon z is analytic everywhere except z is equals to 0, क्योंकि z is equals to 0 पर 1 upon z जो है वो not डिफाइन हो जाता है, इसलिए इस पॉइंट को छोड़कर बाकी सभी जगह पर 1 upon z जो है वो एनालिटिक है, ठीक है ना। और उसका जो डेरिवेटिव है वो dw by dz या f dash z भी आप कह सकते हो इज इक्वल्स टू होगा माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। सिंपल है, आप इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर दोगे, आपके पास से माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, है ना। सो दिस शोज दैट कि dw by dz एग्जिस्ट एवरीवेयर एट z इज इक्वल्स टू 0, हेंस 1 अपॉन z इज एनालिटिक। बस z इज इक्वल्स टू 0 पे नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पर फंक्शन क्या है, डिफाइन ही नहीं है, तो कहां से होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और लूंगा मैं आपको बच्चों, जिसमें हम लोग एनालिटिसिटी दिखाएंगे फंक्शन की। बेसिकली द क्वेश्चन इज इफ w इज इक्वल्स टू log z, फाइंड dw by dz एंड डिटरमाइन वेयर w इज नॉट एनालिटिक। थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ेंगे भाई, हमें ये चेक करना है कि फंक्शन हमें बेसिकली dw by dz की वैल्यू निकालनी है और साथ में डिटरमाइन करना है कि फंक्शन कहां पर एनालिटिक नहीं है, ठीक है ना। तो जहां पर लॉग फंक्शन जिस पॉइंट पर डिफाइन नहीं होता है उसी पॉइंट पर बेसिकली ये एनालिटिक नहीं है ना। तो जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे याद आ रहा है कि z इज इक्वल्स टू 0 पर लॉग वो डिफाइन नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई उस पॉइंट पर ये एनालिटिक नहीं होगा विद्यार्थियों, ठीक है ना। नाउ हम लोगों को बेसिकली dw by dz निकालना है, तो चलिए आइए निकालते हैं। सो वी हैव w इज इक्वल्स टू u प्लस आई वी, लॉग हमने z की जगह पर x प्लस आई वाई लिख दिया, और जब log x प्लस आई वाई को रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं या चेंज करते हैं विद्यार्थियों, तो दिस इज 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 10 इनवर्स y अपॉन x, ये बेसिकली हमारे पास में आता है। अब ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है कि ये भैया कहाँ से आया है, तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा बच्चों पीछे जाना पड़ेगा, और जहां पर 12th स्टैंडर्ड में तुम लोगों ने कॉम्प्लेक्स फंक्शन या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा था, वहां पे थोड़ा सा जाके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तो आपके पास इजीली इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा कि ये कहां से आया, ठीक है विद्यार्थियों। नाउ अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ये रियल पार्ट है पूरा, और आयोटा के साथ ये वाला जो पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है। दिस इज योर u, इसको हमने u मान लिया और इसको हमने v मान लिया, आ गया। हमने u को x के और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब हम u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, दिख ही रहा है वो। और जब हम लोग v को y के रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, है ना, डेल v बाय डेल y करेंगे, तो भी हमारे पास में 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एंड दिस इज 1/x ऑल्सो, और आपके पास फंक्शन ऑफ फंक्शन से 1/x भी आ जाएगा, ठीक है ना। ये आना चाहिए मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा ख्याल है। आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y का 1 हो जाएगा 1/x। अब ये जो चीज है, ये x से एक एक्सिस कट जाएगा और x ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास में x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो डेल u बाय डेल v की जो वैल्यू है वो डेल v बाय डेल y के बराबर आ गई है, ठीक। इसी तरह से जब u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, और यही चीज बराबर आएगी माइनस ऑफ डेल v बाय डेल y के। क्यों? क्योंकि जब v को आप y के रिस्पेक्ट में, सॉरी v को जब x के रिस्पेक्ट में करोगे ना पार्शियली डिफरेंशिएट, तो you will get 1/1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर, और फंक्शन ऑफ फंक्शन से जब y अपॉन x को करोगे तो इट्स अ माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर। सो ये एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और माइनस y ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इस तरह से आ जाएगा विद्यार्थियों, ठीक। सो बेसिकली जैसे ये आ जाएगा आपके पास में, तो आप देखोगे कि आपके पास में डेल u बाय डेल y इज इक्वल्स टू माइनस डेल v बाय डेल x, ये वैल्यू आ गई है, राइट। तो अब आप देख रहे हैं कि डेल u बाय डेल x बराबर है डेल v बाय डेल y के, और डेल u बाय डेल y बराबर है माइनस डेल v बाय डेल x के, ठीक है। सो
द सीआर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। तो ये सीआर इक्वेशंस क्या हो रही है यहाँ पे, सेटिस्फाई हो रही हैं, राइट। सो द पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट 0 0, है ना। Hence W is analytic everywhere except Z is equals to 0। तो बेसिकली Z is equals to 0 पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ठीक है ना। एंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज, तो बेसिकली डेरिवेटिव निकालने के लिए dw by dz इज इक्वल्स टू, आप डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते थे z के रिस्पेक्ट में, तो ये 1/z आता जो कि यहाँ पर आ रहा है, ये है ना। हालांकि उसने अलग से फिर निकाल के भी दिखाया है कि u और v के टर्म्स में अगर निकालना चाहें तो कैसे आएगा, और नहीं तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको dw by dz निकालना है तो आप d by dz ऑफ log z कर दीजिए, तो यू विल गेट 1/z, दैट्स ऑल, खत्म। ये भी यहीं पर आ रहा है, लेकिन क्योंकि z इज इक्वल टू 0 पर ये डिफाइन नहीं होगा, दैट्स वाई इस पॉइंट पर ये एनालिटिक नहीं है। कौन? w, यानी कि log z इज इक्वल टू 0 पर एनालिटिक नहीं है। क्लियर है? सो विद्यार्थियों, यहाँ पर बेसिकली मैंने आपके साथ में 2 क्वेश्चन डिस्कस करे, जिसमें हम लोगों ने सिंपल जो फंक्शंस दिए जाते थे उनकी एनालिटिसिटी को चेक करा। आपके पास में कभी भी कोई भी फंक्शन आए विद्यार्थियों, मान लीजिए कि मैं आपको ऐसे दे दूं, fz इज इक्वल्स टू x e टू द पावर x और प्लस आयोटा y e टू दी पावर y। अब मैं आपसे कहूँ कि इस फंक्शन को चेक करो कि ये एनालिटिक है कि नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। तो अब आप कैसे चेक करोगे? आप इसका u पार्ट निकालोगे, आप इसका v पार्ट निकालोगे, यानी कि इमेजिनरी पार्ट, और इस u और v की मदद से आप CR इक्वेशन को चेक करोगे। अगर ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर देता है तो ये जो fz है ये एनालिटिक है, ठीक है ना। और क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो फंक्शन है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हर पॉइंट पे डिफाइन होता है, और पॉलिनोमियल x और y का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हर पॉइंट पे डिफाइन ही है, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है इस तरह के फंक्शन के लिए जिस पर एनालिटिक ना हो। लेकिन पहले आपको चेक करना होगा कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट। तो ये एक तरीका था विद्यार्थियों जिसकी मदद से हम लोग चेक करते थे कि कोई फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है। ये पहले टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें हमको केवल एक फंक्शन दिया जाता था, हम उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालते थे और फिर चेक करते थे CR इक्वेशन की मदद से कि क्या वो सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो फंक्शन एनालिटिक है, अगर नहीं हो रही है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। उम्मीद करता हूं कि इन 2 क्वेश्चन के माध्यम से जो चीज एनालिटिक फंक्शन को चेक करने के विषय में आपको समझाने का प्रयास किया वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर आप हेल्प चैट अगर हमारे एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं वहां जाके पूछ सकते हैं। हम जल्दी अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे और ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आएंगे जिसमें एनालिटिसिटी पूछी जाएगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो उन क्वेश्चन से भी आपको एनालिटिक फंक्शन को समझने में और मदद मिलेगी, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खूब सारी पढ़ाई करिए और अच्छा अपने राष्ट्र के विषय में और अपने विषय में सोचते रहिए। अपने बड़ों की हमेशा इज्जत करिए क्योंकि आपका जीवन उन्हीं की ही देन है, आप उनके सदा ऋणी रहेंगे, है ना। मूर्ख लोग ये कहते हैं कि उनने कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर, जबकि सच्चाई ये है कि उन्हीं के एहसान से ही हम आए हैं इस धरती पर, ठीक है ना। अब ये मानने की बात है, मानो तो मानो वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जीने के कई तरीके होते हैं। कई लोग जो उनको मदद करता है, एहसान करता है, उसको भी नहीं मानते हैं या फिर उसको स्वीकारते नहीं, और कुछ लोग बहुत सज्जन होते हैं और स्वीकार करते हैं। तो पहली सीढ़ी यही है सज्जनता की, आप सबसे पहले अगर ऋणी हैं तो अपने माता पिता के हैं, है ना। बाकी अपने राष्ट्र के विषय में अच्छा सोचते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हम जल्दी पुनः मुलाकात करेंगे नए वीडियो लेक्चर में, ठीक है ना। थैंक यू।